Hello students, in this video I will discuss about the kinetic molecular theory of the gases, deviation from the ideal gas, compressibility factor, van der Waals equation and the significance of the van der Waals constant. So let's begin with the kinetic molecular theory of gases. So its important postulates are, the first point is that the gas particles are considered to be the point masses. वो इतने छोटे हमें कंसिडर किए थे कि हमने ये कहा कि वो तो बिल्कुल एक पॉइंट की तरह हैं और जब वो पॉइंट की तरह होते हैं तो उनका कोई मास ही नहीं होता। और ये वाला पॉइंट जो है अजम्पशन है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस का, ये हमें ये एक्सप्लेन कर देता है कि गैसेस जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कंप्रेस हो सकती हैं। द सेकेंड इज व्हेन दे आर कंसिडर्ड एज द पॉइंट मासेस, their actual volume of the molecules will be negligible as compared to the total volume of the gas. पूरा वॉल्यूम अगर गैस का लोगे उसकी कंपैरिजन में एक पॉइंट मास के जो गैस वो वॉल्यूम जो वो ऑक्यूपाई कर रहा है वो नेग्लिजिबल हो गई। सिमिलरली द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑन द गैस मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल। उनके ऊपर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लग रही है वो भी नेग्लिजिबल है। फोर्थ इज देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ अ गैस एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड प्रेशर। दो पॉइंट मासेस हैं तो हम एक नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे ये अज्यूम करते हैं कि उनके बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। तो ये अजम्पशन क्या बताता है बेटा? ये बताता है कि जो गैसेस होती हैं वो एक्सपेंड करती हैं और पूरी स्पेस में जितनी भी अवेलेबल स्पेस होती है वो सब ही ऑक्यूपाई कर लेती हैं, क्योंकि कोई भी दूसरा मॉलिक्यूल ऐसा नहीं है जो उनको इंटरैक्ट कर ले या उनको रोक ले स्पेस में फैलने से। The fifth point is particles of the gas are always in constant and random motion. They are always in motion. है ना, ऐसा नहीं है कि थोड़े टाइम बाद वो सेटल डाउन हो जाएंगे, नहीं, वो हमेशा उनका मोशन जो है वो कांस्टेंट है और रैंडम है। दूसरा, जो पार्टिकल्स होते हैं वो जब वो मूव करते हैं तो उनकी ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस में वो मूव करते हैं। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलरली एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, नहीं, वो पर्टिकुलरली सारे डायरेक्शंस में मूव कर सकते हैं। The next important point is that the collision of the gas molecules are perfectly elastic. हम ये assume करते हैं कि अगर दो molecules perfectly एक दूसरे से collision कर रहे हैं तो वो जितनी एनर्जी से कोलाइड करेंगे उतनी ही एनर्जी से रिपेल बैक हो जाएंगे। This shows that the collision of a gas are perfectly elastic. और the next important point, the eighth one, at any particular time different particles in the gas have different speeds. किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे जो है डिफरेंट पार्टिकल्स की डिफरेंट स्पीड्स होती है एंड हेंस डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी। ये वाला जो अजम्पशन है हमारा, ये इसलिए हम लोग मान लेते हैं क्योंकि जो है जब भी हमारे पार्टिकल्स कोलाइड करते हैं तो हमें ये अज्यूम करना होगा कि उनकी स्पीड चेंज नहीं होती है। अगर उनकी इनिशियल स्पीड सारे पार्टिकल्स की सेम है तो जो मॉलिक्यूलर कोलिजन होने के बाद भी वो जो स्पीड है वो सब में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। Consequently, the particles must have different speeds. तो उनकी जो स्पीड्स होती है वो डिफरेंट होनी चाहिए, which go on changing continuously, और वो हमेशा बार बार चेंज होगी। It is possible to show that though the individual speeds are changing, है ना, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन है स्पीड्स का वो कांस्टेंट रहता है एट अ पर्टिकुलर टाइम। सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड्स एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कांस्टेंट। डेविएशन फ्रॉम द आइडियल गैस। हमारे पास दो तरीके की गैस होती हैं, वन इज कॉल्ड एज आइडियल गैस, द अदर इज कॉल्ड एज रियल गैस। अब यहाँ पे जो आइडियल गैस होती है वो तो हमेशा गैस इक्वेशन को ओबे करती है, डेट इज पीवी इज इक्वल टू एनआरटी अंडर ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, बट there is no perfect ideal gas. The concept of ideal gas is hypothetical. हम assume करते हैं। तो अब जो गैसेस होती हैं वो डेविएशन शो करती हैं इस आइडियल गैस बिहेवियर से। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी इन एक्चुअल प्रैक्टिस जो गैसेस होती हैं वो गैस लॉज को ओबे करती हैं एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। तो जो गैसेस होती हैं वो अगर हमारे पास लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे गैस लॉस को ओबे करती हैं तो सच गैसेस आर नोन एज रियल गैसेस। और यहाँ पे बहुत सारी गैसेस हमारे पास होती हैं विच कैन ईजिली बी लिक्विफाइड।
Such gases shows larger deviation from the gases like those which cannot be liquefied. जैसे हम ये कहते हैं कि मानो अब हमने कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, अमोनिया है, ये सारी गैसेस जो होती हैं ये इजीली लिक्विफाई हो सकती हैं अगर हम कंपेयर करते हैं इनको हाइड्रोजन से, नाइट्रोजन से, ऑक्सीजन से, तो ये गैसेस आसानी से लिक्विफाई नहीं होती हैं। तो ये जो लिक्विफाई हो जाएंगी दे विल शो द लार्जर डेविएशन फ्रॉम द आइडियल गैस बिहेवियर, वेयर एज द अदर विल शो द लेस डेविएशन। लेकिन डेविएशन तो शो कर रहे हैं। अब हम इसी डेविएशन को स्टडी करते हैं ना। अब आप एक ग्राफ देखो बेटा, सी द ग्राफ। देयर इज अ ग्राफ बिटवीन द प्रेशर वॉल्यूम एंड द प्रेशर। Now, when it is a parallel line, it shows since PV is equal to constant, तो अगर एक constant का आप ग्राफ प्लॉट करोगे प्रेशर के अगेंस्ट, it will be a parallel line। तो जो पैरेलल लाइन होगी वो तो हमारी आइडियल गैस होगी। अब इससे जो डेविएशन शो किए जाएंगे वो हमारे कैसे होते हैं। अगर आप हाइड्रोजन और हीलियम का कर्व देखो बेटा, तो जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज करता जा रहा है वैल्यू ऑफ पीवी ऑल्सो इंक्रीजेस। दिस शोज द पॉजिटिव डेविएशन। अब आप अगर दूसरा ग्राफ देखो बेटा, अगर हम ग्राफ देखते हैं CH4 का, इसमें आप देखेंगे कि पहले जो है ये डिप दिखा रहा है और ये जो डिप है ये कहलाया जाता है नेगेटिव डेविएशन। क्यों? क्योंकि ये शो कर रहा है कि ये आइडियल बिहेवियर से तो वेरी कर रहा है, लेकिन कैसे शो कर रहा है? नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है। वैल्यू ऑफ पीवी डिक्रीजेस व्हेन वी आर इंक्रीजिंग द प्रेशर। After the dip in the curve, the PV value starts increasing। और इसके बाद जो कर्व होता है वो जो है हमारा आइडियल गैस को क्रॉस करते हुए डायरेक्टली पॉजिटिव डेविएशन शो करने लगता है, कंटिन्यूअसली इंक्रीज करने लगता है। ये जो डिप है ये जितना ज्यादा होता है ग्राफ के अकॉर्डिंगली, तो उतना ज्यादा गैस आसानी से लिक्विफाई हो सकती है। CH4 में ये सबसे ज्यादा है, कार्बन मोनोऑक्साइड में थोड़ा है ना। तो इस तरीके से हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दिस इज अ ग्राफ ऑफ द प्रेशर वॉल्यूम वर्सेस द प्रेशर फॉर द आइडियल गैस एज वेल एज द रियल गैस। नाउ वी कैन ऑल्सो स्टडी द ग्राफ ऑफ प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम फॉर द आइडियल गैस एंड रियल गैस। सी द ग्राफ ओवर हियर, प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ इज देयर। नाउ देयर आर टू कर्व्स शोइंग। Now one curve is for the ideal gas which is your the theoretical one, जिसको हमने डॉटेड लाइन से यहाँ पे हम शो कर रहे हैं, और जो अदर ग्राफ है वो है हमारा रियल गैस का ग्राफ जो एक्सपेरिमेंटल डाटा है। ये दोनों ग्राफ हमारे कोइंसाइड करेंगे। कब कोइंसाइड करेंगे? जब हमारी रियल गैस जो है वो आइडियली बिहेव करेगी। लेकिन एक्सपेरिमेंटल डाटा शो करता है कि ऐसा नहीं होता है। The curves reveal that at high pressure, pressure जैसे जैसे हाई होता चला जा रहा है, the measured volume and the calculated volume, that is the PV value, is higher than expected from the ideal gas। आप देख रहे हो बेटा इस डॉटेड लाइन से रियल गैस का ग्राफ शिफ्ट हो रहा है, यानी कि ये वैल्यू बढ़ रही है जैसे जैसे हम प्रेशर को बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो जो पीवी की वैल्यू है वो हायर है एज कंपेयर्ड टू द आइडियल गैस बिहेवियर। लेकिन अगर प्रेशर को लो कर दीजिए तो जो वॉल्यूम है वो नियरली पीवी की वैल्यू जो है वो सेम हो रही है आपके पास आइडियल और रियल गैस से। तो यहीं से हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट निकल के आता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज डिनोटेड बाय Z। हियर PV इज इक्वल टू nRT। तो जो Z होता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वो एक कांस्टेंट होता है जो हम राइट साइड में मल्टीप्लाई करते हैं। सो दैट इज वी कैन से इज इक्वल टू PV इज इक्वल टू Z nRT। तो जो ये Z होगा ये क्या है? इट इज द PV अपॉन nRT। तो अगर हम कहते हैं कि फॉर आइडियल गैस के लिए Z हमेशा 1 के बराबर होगा, तो PV इज इक्वल टू nRT हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन रियल गैसेस के लिए अब हमारे पास दो कंडीशंस आती हैं। या तो जो है ये Z की वैल्यू, ठीक है, Z की वैल्यू आपके पास नॉट इक्वल टू 1 है। अब नॉट इक्वल टू 1 है तो दो कंडीशंस आ गई। Z की वैल्यू 1 से कम है तो ये कहलाया जाता है नेगेटिव
डेविएशन। लेकिन अगर हमारे पास z की वैल्यू ग्रेटर है तो ये हो जाएगा पॉजिटिव डेविएशन। अब ये क्या बताता है? ये कहता है बेटा कि यहाँ पे जो PV की वैल्यू होगी वो हमेशा लेस होगी nRT से। अगर z की वैल्यू ज्यादा होगी, यहाँ पे PV की वैल्यू ग्रेटर है nRT से। यहाँ पे ये इंप्लाई करता है कि वैल्यू ऑफ V जो V है इज लेस देन द आइडियल गैस बिहेवियर। वैल्यू ऑफ V इज लेस देन आइडियल गैस। देख रहे हो बेटा, V की वैल्यू कम है, तो किससे कम है? आइडियल गैस से। यहाँ पे क्या हो जाएगा? V की वैल्यू ज्यादा है, वैल्यू ऑफ V इज ग्रेटर देन आइडियल गैस। तो अब ये इससे क्या शो होता है? V की वैल्यू कम, V की वैल्यू ज्यादा। तो बेटा इससे क्या इन्फरेंस निकलता है? इससे इन्फरेंस ये निकलता है कि गैस इज मोर कंप्रेसिबल। समझ में नहीं आता बेटा? थोड़ा सा समझोगे समझ में आ जाएगा, रटने की चीजें नहीं है, समझ के करोगे बहुत आसान लगेगा कि PV की वैल्यू अगर कम है, V की वैल्यू कम हो गई तो गैस जो है वो ज्यादा कंप्रेसिबल हो गई, जितनी होनी चाहिए थी उससे ज्यादा हो गई देन एक्सपेक्टेड फ्रॉम द आइडियल गैस बिहेवियर। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा? गैस इज लेस कंप्रेसिबल देन एक्सपेक्टेड। जितनी होनी थी उससे बहुत कम। किससे एक्सपेक्ट कर रहे हो हम? फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर। भाई किसी से तो कंपेयर करेंगे ना, तो किससे कंपेयर कर रहे हैं हम इसको? आइडियल गैस बिहेवियर से। तो दूसरे तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं बेटा, रियल गैस से क्या था? Z इज इक्वल टू PV अपॉन nRT। लेकिन इस टाइम जो V है वो क्या है? रियल गैस के लिए। लेकिन अगर हम कहते हैं फॉर आइडियल गैस के लिए Z इज इक्वल टू PV nRT अपॉन nRT, लेकिन यहाँ पे अब की बार क्या है? ये आइडियल के लिए। तो ये चीज आ गई बेटा। अगर मानो इसको हम इक्वेशन 1 कहते हैं तो यहाँ पे तो हमें ये पता है कि आइडियल गैस के लिए Z की वैल्यू 1 होती है। तो ये जो टर्म हो गया, इस टर्म में nRT विल बी इक्वल टू 1 और यू कैन से इज इक्वल टू 1। सो वी कैन से Z इज इक्वल टू PV आइडियल और यू कैन से दैट nRT विल बी इक्वल टू PV आइडियल। यहाँ से हमने लिख सकते हैं बेटा nRT इज इक्वल टू PV आइडियल। तो अब ये वाली वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास Z की वैल्यू निकल के आ जाएगी PV रियल अपॉन PV आइडियल। सो प्रेशर कैंसिल आउट, इट कम्स आउट टू बी Z इज इक्वल टू V रियल अपॉन V आइडियल। दिस इज द compressibility factor. So we can say that जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है रियल गैस का, वो किसका रेशियो है? इट इज द रेशियो ऑफ द एक्चुअल मोलर वॉल्यूम जो ऑब्जर्व्ड है ऑफ द गैस टू द आइडियल मोलर वॉल्यूम एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो अब हम नेचर देखेंगे ग्राफ्स का, अगर हम प्रेशर वर्सेस Z के अगेंस्ट प्लॉट करते हैं। Now we will see the nature of the curves obtained by plotting a graph between pressure versus the compressibility factor Z. तो बेटा ये वाला जो ग्राफ है, इसमें जो हमने y एक्सिस पे लिया है वो हमने कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर लिया है और हमने x एक्सिस पे प्रेशर लिया है। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता चला जाएगा आइडियल गैस में, क्योंकि Z की वैल्यू 1 होती है, इट शुड बी अ पैरेलल लाइन, तो ये इंडिकेट हो रही है आइडियल गैस के लिए। लेकिन आप अदर गैसेस के लिए अगर आप ऑब्जर्व करोगे बेटा, तो यहाँ पे सबसे पहले हाइड्रोजन के लिए ऑब्जर्व करो। हाइड्रोजन वाला जो ग्राफ है उसमें Z की वैल्यू 1 तो है, लेकिन वो एक पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। इसके अलावा जो बाकी गैसेस हैं, दे आर showing a negative deviation, then reaching up to a minimum value, then they start showing the positive deviation. Here we have the carbon dioxide, methane gas, oxygen, nitrogen.
Over here we can see, just by seeing this, we can say that CH4 and CO2 shows a deep negative deviation, and then they will follow over a large area of the pressure. When the pressure starts increasing, they are showing the positive deviation. तो हम ये क्या जनरल टर्म्स में ये नहीं कह सकते बेटा कि गैसेस होती हैं वो आइडियल बिहेवियर शो करती हैं जब वॉल्यूम गैस का बहुत ज़्यादा होता है और गैस मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम उनके कंपैरिजन में फिर नेग्लिजिबल हो जाता है, एंड द रियल गैसेस बिहेव मोर आइडियली व्हेन प्रेशर इज लो। तो इन सब चीज़ों को निकाला जाता है बाय द हेल्प ऑफ बॉयल्स टेम्परेचर। सो नाउ व्हाट इज बॉयल्स टेम्परेचर? बॉयल्स टेम्परेचर जो होता है वो ऐसा टेम्परेचर है जहाँ पे रियल गैस जो है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है ओवर एन एप्रिशिएबल रेंज ऑफ प्रेशर। और ये जो बॉयल्स पॉइंट होता है या बॉयल्स टेम्परेचर होता है, इट इज इक्वल टू A/RB। नाउ दिस Z इज इक्वल टू 1। अगर हमारे पास कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू 1 के बराबर है तो इसका मतलब ये होता है कि जो गैसेस होती हैं वो परफेक्ट हैं अंडर ऑल कंडीशंस। दैट इज डेविएशन ऑफ Z फ्रॉम 1 इज अ मेजर ऑफ डिपार्चर फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर। अगर Z से वैल्यू ज़्यादा या कम होगी तो वो आइडियल बिहेवियर से वो कितना वेरी करेगा उसके बराबर होती है। बहुत लो प्रेशर पे सारी गैसेस जो हैं वो 10:1 के बराबर होती हैं Z की, एंड बिहेव्स नियरली आइडियल। लेकिन अगर हम प्रेशर को हाई ले लेते हैं तो जो गैसेस होती हैं उनकी वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 होती है। और ग्रेटर देन 1 जो है, ग्रेटर देन 1 ये इंडिकेट करता है कि जो गैसेस होती हैं उनको कंप्रेस करना मुश्किल हो जाता है, और जब कंप्रेस करना मुश्किल हो जाता है तो कौन सी फोर्स डोमिनेंट हो गई? रिपल्सिव फोर्स। इसी का ही ऑपोजिट होता है व्हेन Z इज लेस देन 1। और ये कब होती है कंडीशन? व्हेन एट एन इंटरमीडिएट प्रेशर। तो जो हमारी गैसेस होती हैं उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा होती हैं, डोमिनेट करती हैं, और वो जो फेवर करेगा कंप्रेशन, और कंप्रेशन मीन्स इट विल बी इजीली लिक्विफाइबल। नाउ वी विल डिस्कस द कॉजेज ऑफ डेविएशन फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर। नाउ कॉजेज ऑफ डेविएशन फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी से हमने 2 assumptions लिए हैं। The first assumption was that there is no force of attraction or repulsion between the molecules of the gas। लेकिन बेटा रियल गैसेस जो डेविएशन शो करते हैं आइडियल बिहेवियर से वो किस वजह से शो करते हैं? क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं। अगर इस मॉलिक्यूल ए को देखो तो ये हर पॉसिबल डायरेक्शन में इंडिपेंडेंटली मूव कर रहा है। दिस इज अकॉर्डिंग टू दिस अजम्पशन। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है बेटा, जैसे कि मॉलिक्यूल बी है, ये दूसरे फोर्सेस, दूसरे मॉलिक्यूल्स इसको इंटरैक्ट करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं, पुल करते हैं, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उनके बीच में, आइदर द रिपल्शन और अट्रैक्शन। तो इसकी वजह से क्या होगा बेटा कि ये जो मॉलिक्यूल बी है ये बैकवर्ड पुल करेगा। अब जब ये पीछे की तरफ बैकवर्ड पुल करेगा तो ये उतनी फोर्स से, अपनी पूरी फोर्स से वेसल की वॉल से टकरा नहीं पाएगा, तो वो उतना ज़्यादा प्रेशर उसके ऊपर पूरा डाल नहीं पाएगा। मीन्स कि ड्यू टू द मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन द मॉलिक्यूल्स डू नॉट स्ट्राइक टू द वॉल्स ऑफ द कंटेनर विद फुल इम्पैक्ट, बिकॉज दे आर ड्रैग्ड बैक बाय द अदर मॉलिक्यूल which is creating the molecular attractive forces. Thus, pressure exerted by the real gas is lower than the ideal gas, है ना? तो lower हो जाएगा। अब इसमें दूसरा पॉइंट देखो बेटा, that the volume of the gas molecules is negligible in comparison to the total volume of the gas. This is our second assumption according to the kinetic molecular theory. लेकिन बेटा जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता चला जाता है, so we can say that at high pressure, अब हाई प्रेशर पे क्या होता है, मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे से फुल कांटेक्ट में होते हैं, और जो रिपल्सिव फोर्सेस होती हैं वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो जाती हैं। तो अब हम ये कह सकते हैं कि इंस्टेड ऑफ मूविंग इन वॉल्यूम v, अब वो वॉल्यूम v जो वो मूव करता है, अब वो उतने में वॉल्यूम में नहीं मूव कर पाएगा। वो कितने वॉल्यूम में मूव कर पाएगा? v माइनस NB में। क्यों मूव कर पाएगा? क्योंकि यहाँ पे जो NB है हमारा, NB इज द टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स देमसेल्व्स।
पहले तो हम ये अज्यूम कर रहे थे कि जो है गैस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से इंटरैक्ट ही नहीं करते, उनका पॉइंट मास होता है तो वो कोई स्पेस ही नहीं घेरते, इसलिए वो जो गैस पार्टिकल्स होते हैं वो पूरे वॉल्यूम में कहीं भी मूव कर सकते हैं और उनका जो मास है उस वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल है। लेकिन जब हमने कहा कि हाई प्रेशर पे मॉलिक्यूल्स जो है वो आपस में कांटेक्ट में आ जाते हैं और रिपल्सिव फोर्सेस सिग्निफिकेंट हो जाती हैं, तो अब जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो एक छोटे छोटे स्फीयर की तरह बिहेव करने लगते हैं और जब वो स्फीयर की तरह बिहेव करेंगे तो उनका जो गैस वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे वो अब सिग्निफिकेंट बन जाएगा। तो ये जो हमारे पास टर्म आई, ये वो अवेलेबल वॉल्यूम है, ये टोटल वॉल्यूम है जो गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं वो खुद ऑक्यूपाई करेंगे। तो अब अवेलेबल वॉल्यूम कितना बचेगा? V माइनस एन बी। एक मॉलिक्यूलर अजम्पशन से ही जो हमारे पास ये डेविएशन आया, इसी को हम बोलते हैं, यहीं से हमारी डिराइव होती है वैन डर वाल्स इक्वेशन। Now this is the van der Waals equation. It is also the correction for deviation. Now van der Waals modified the ideal gas equation by applying the correction in pressure and volume. The modified equation is known as van der Waals equation of state. This equation is applicable to the real gas. अब यहाँ पे कहता है कि अब जो नया प्रेशर डेवलप हुआ है वो आता है बेटा P real plus A n square by V square. This is for n moles. इसी तरीके से वॉल्यूम टोटल इज इक्वल टू V real minus n B for n moles of the gas. तो अब इन दोनों को बेटा अगर हम कलम अप करके PV इक्वल टू nRT वाली इक्वेशन में रखते हो बेटा, तो यहाँ पे जो हमारा बनता है नई इक्वेशन वो बनेगी बेटा P प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर V minus NB is equal to nRT. This is for n moles and this is our van der Waals equation. And if this is for 1 mole of the gas, it becomes P plus A upon V square, V minus B is equal to RT. This is for 1 mole of the gas. और यहाँ पे जो हमारे पास A एंड B है, दे आर कॉल्ड एज van der Waals कांस्टेंट। अब यहाँ पे बेटा ये जो A और B होता है ये डिफरेंट होता है डिफरेंट गैसेस के लिए। नाउ वी विल सी व्हाट वी मीन बाय A एंड B। नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ van der Waals कांस्टेंट। यहाँ पे बेटा जो हमारे पास वैल्यू होती है A की, ये हमारा है मेजर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस। मतलब ये हमें ये बताता है कि जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस कितनी हैं, ये उसका मेजर है। तो अगर आप सोचो बेटा कि A की वैल्यू ज़्यादा होगी तो इसका मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है ना। तो हम ये कह सकते हैं बेटा कि ग्रेटर द वैल्यू ऑफ A, लार्जर आर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, है ना, या इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। अब यहाँ पे ये जो A की वैल्यू होती है, इट इज इंडिपेंडेंट वैल्यू ऑफ A इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, याद रखेंगे। इसी तरीके से बेटा जो हमारे पास वैल्यू ऑफ B होती है, ये हमें मेजर करती है इफेक्टिव साइज ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स की। गैस मॉलिक्यूल्स का साइज कितना बड़ा या छोटा है, ये कौन बताता है? वैल्यू ऑफ B। यहाँ पे आपसे कभी कभी वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं बेटा कि जो वैल्यू होती है, वैल्यू ऑफ B इज अबाउट 4 times the actual volume of the
गैस मॉलिक्यूल्स। ये बेटा सब एक्सपेरिमेंटली चीज़ें डिटरमाइंड होती हैं, उसी को हमें यहाँ पे समझना होता है। तो जितनी ज़्यादा ए की वैल्यू होगी उतनी ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होगा, और जिसमें भी इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होता है बेटा वो गैसेस आसानी से लिक्विफाई हो जाती हैं। इसी तरीके से वैल्यू ऑफ बी है, अगर जितना इफेक्टिव साइज उसका बड़ा होता चला जाएगा अवेलेबल वॉल्यूम उतना कम होता चला जाएगा। नाउ कम्स द यूनिट्स ऑफ ए एंड बी। तो बेटा ये तो बहुत सिंपल बात है कि जो हमारे पास प्रेशर था, जो हमारा करेक्शन था वो था AN² बाई V²। तो यहाँ से अगर हम ए की वैल्यू निकालेंगे सो A इज इक्वल टू PV² अपॉन N²। प्रेशर हमारा किस में लेते हैं, ATM में लेते हैं। वॉल्यूम किस में लेते हैं, लीटर में लेते हैं। स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया। N मोल्स है, मोल्स में स्क्वायर इन्वर्स है तो -2 हो गया। अगर ये हमारा बार में लोगे तो ये बार डेसीमीटर क्यूब 6 टाइम्स हो जाएगा, स्क्वायर है, and then mole -2, sometimes they ask in decimeter terms. Now the unit for B, अब B के लिए क्या होता है बेटा, V is equal to NB। तो अगर हमें B की यूनिट निकालनी है तो V upon N। Now volume is taken in liter while N is in the moles, so it is liter mole -1, or in decimeter we can say decimeter cube mole -1, a simple one। तो इसीलिए बेटा हम कहते हैं कि अगर हमारे पास टेम्परेचर हाई है और प्रेशर कम है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती हैं वो नेग्लिजिबल हो जाएंगी, है ना। प्रेशर कम हो गया तो जो गैसेस होती हैं, जो रियल गैस होंगी, उनका बिहेवियर आइडियल गैस की तरफ बढ़ जाता है ना। तो इसीलिए हम ये कह देते हैं कि रियल गैसेस शोज आइडियल बिहेवियर व्हेन प्रेशर अप्रोचेस टू 0। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट। थैंक यू।